ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज से। सो कृपया इस पे कोई कॉपीराइट ना दे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लाइट बस हाईजैकिंग की डिटेल्स के बाद इस शोकोमाकी का नाम डेथ नोट पे लिख देता है, लेकिन 40 सेकंड होने के बाद शोकोमाकी नहीं मरती, जिसके बाद लाइट समझ जाता है कि शोकोमाकी ने अपना नाम गलत बताया है। और इधर वतारी अपना फेस रिवील करता है और टास्क फोर्स के सभी मेंबर्स को एल न्यू फेक आईडी कार्ड देता है। और इधर लाइट झूठ बोल के माकी पे प्रेशर डालता है कि वो अपना रियल नेम लाइट को बताए, और फाइनली वो अपना रियल आईडी कार्ड लाइट को दे देती है, जिसके बाद ऑब्वियसली लाइट उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है और नाओमी मिसोरा, जो कि उसका रियल नेम होता है, सुसाइड कर लेती है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में टास्क फोर्स और रियोजाकी उस सीसीटीवी फुटेज को देख रहे होते हैं जिसमें रे पेनबर की डेथ का इंसिडेंस रिकॉर्ड होता है। मात्सुदा अपने रिकॉर्ड्स के बेस पर बताता है कि रे पेनबर शिंजुकु स्टेशन वेस्ट एंट्रेंस के थ्रू 3:11 पर आता है और 3:13 पर ट्रेन पकड़ता है। और अगर वो ट्रेन में किसी को फॉलो भी कर रहा होता तो इतनी ब्लरी वीडियो के थ्रू उस पर्सन का पता लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और एग्जैक्टली 4:42 पर रे ट्रेन से बाहर निकलता है और प्लेटफॉर्म पर मारा जाता है। रियोजाकी उन सभी से पूछता है कि क्या आप सभी को ये अजीब नहीं लग रहा, तो आइजावा उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है इसमें अजीब क्या है। तो एल बताता है कि रे पेनबर के ट्रेन में चढ़ने से लेकर उसके मरने तक वो टोटल 1.5 आवर ट्रेन में रहता है, जबकि ट्रेन अपना पूरा रूट कंप्लीट करने में सिर्फ 1 आवर लेती है। और मुझे सबसे हैरानी वाली बात तो ये लगी कि रे के ट्रेन में चढ़ने से पहले उसके पास एक एनवलप दिख रहा है, लेकिन जब वो उतरता है ट्रेन में से तो उसके पास वो एनवलप नहीं होता। चीफ यागामी बताते हैं कि रे के मरने के बाद उसके साथ मिले सामान में एनवलप का कोई जिक्र नहीं है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रे ने उस एनवलप को ट्रेन में ही छोड़ दिया था। जिसके बाद रियोजाकी बोलता है कि अगर हम उस फुटेज को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि रे मरने से पहले किसी शख्स को डोर की तरफ देख रहा था, और हो सकता है कि वही पर्सन कीरा हो। Wouldn't it be interesting if Kira was on that train? That's impossible. I admit I find it hard to believe as well. तो दूसरी तरफ रियोक लाइट से बोलता है कि लाइट तुम्हें क्या हो गया, क्योंकि तुम 4 दिन से कंटिन्यूसली नाम लिखे जा रहे हो। और लाइट आने वाली डेट्स के लिए डेथ नोट में नाम लिखे जा रहा था। तो लाइट रियोक से बोलता है कि अगर बाई चांस मैं किसी वजह से हॉस्पिटलाइज हो गया और क्रिमिनल्स का मरना बंद हो गया तो कीरा केस को मुझसे कनेक्ट करना मुश्किल नहीं होगा। Suppose the son of the detective superintendent of the NPA was hospitalized. If criminals stopped dying at the same time, it wouldn't be difficult to connect the two. रियोजाकी के पास एक कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि रे पेनबर की फियांसे नाओमी मिसोरा रे की डेथ के बाद से गायब हो चुकी है। रियोजाकी नाओमी के बारे में सुन के बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि नाओमी रियोजाकी के अंडर काम कर चुकी होती है। रियोजाकी बताता है कि नाओमी बहुत ही अच्छी FBI एजेंट रह चुकी है और हो सकता है कि कीरा केस से रिलेटेड उसके पास कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, इसलिए कीरा ने उसे भी मार दिया। Naomi Misora. Heard that name before. रियोजाकी उन सभी को बताता है कि अब से मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्वेस्टिगेट करूंगा जो रे पेनबर की सर्विलेंस के अंडर थे। चीफ यागामी उन सभी लोगों के नाम पूछते हैं तो एल बताता है कि वो हैं डेप्की ताकामोरा और उनकी फैमिली, और चीफ यागामी और उनकी फैमिली। Deputy Director Kitamura, along with Detective Superintendent Yagami and their families. और मैं दोनों घरों में वायर टैप्स और सर्विलेंस कैमरा फिट करूंगा। और इधर लाइट क्रिमिनल्स के नाम लिखने के बाद कंप्यूटर से सभी एविडेंस हटा देता है और उन डेथ नोट के पेजेस को जिसमें उसने नाम लिखे हुए होते हैं उन्हें छुपाने का इंतजाम करता है। It seems like you're pretty skilled with your hands. I bet you're pretty popular with the girls. Skill has nothing to do with it.
It's your looks that count. I'm guessing you're not that popular, are you? Huh? पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स का योजाकी को अप्लुएंस करने पर चीफ यागामी बोलते हैं कि वो अपने घर में वायर टैप्स एंड सर्विलेंस कैमरा लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम 1% रिस्क भी नहीं ले सकते। चीफ यागामी आगे बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि पूरे घर में कोई भी जगह रह जाए, इसलिए बाथरूम एंड टॉयलेट में भी कैमरा इंस्टॉल किए जाए। एल बाकी पुलिस मेंबर्स को बताता है कि सिर्फ मैं और चीफ यागामी ही उनकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करेंगे, बाकी और कोई भी नहीं करेगा। और एल बतारी से पूछता है कि उसे डेप्यूटी कितामुरा और चीफ यागामी के घर पे कैमरास इंस्टॉल करने में कितना वक्त लगेगा, जिसके जवाब में बतारी बताता है कि कल जिस टाइम भी उनके घर में कोई भी नहीं होगा उस टाइम कैमरास इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। अगले दिन जब लाइट अपने रूम में एंटर होने के लिए अपने रूम का डोर खोलता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है और उसके डोर के बीच में से एक स्लिप भी नीचे गिरती है। ड्यूक लाइट से बात कर रहा होता है, लेकिन लाइट उसे कंटिन्यूसली इग्नोर करने में लगा होता है और उसकी बात का जवाब ही नहीं देता। और इधर चीफ यागामी और योजाकी सीसीटीवी के थ्रू लाइट को देख रहे होते हैं। लाइट वापस उस स्लिप को अपने डोर के बीच में लगा देता है और चीफ यागामी बोलते हैं कि लाइट ऐसा क्या छुपा रहा है जो वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहता। योजाकी चीफ यागामी को बोलता है कि लाइट की एज के लड़के का ऐसा बिहेवियर होना नॉर्मल बात है, क्योंकि जब मैं भी लाइट की एज का था तो मैं भी इतनी स्ट्रेंज चीजें किया करता था। For a 17-year-old kid, I wouldn't say this kind of behavior is particularly abnormal. When I was his age, I did strange things too. घर से बाहर आते ही लाइट युग को बताता है कि इस बात के बहुत चांसेस है कि मेरे रूम में कैमरास एंड वायर टैप्स फिट किए गए हों। ड्यूक लाइट को बोलता है कि जब तुमने डोर खोला तो वो पेपर का पीस तो डोर के बीच में ही लगा हुआ था ना, जिसके जवाब में लाइट बोलता है कि वो पेपर का पीस तो सिर्फ मैंने लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए रखा था, जबकि असली टेस्ट तो डोर के हैंडल में था, जो कि मैंने एक्चुअल जगह से थोड़ा सा नीचे रखा था और जब मैं वापस आया तो वो वहाँ नहीं था। और दूसरा टेस्ट ये था कि जब भी मैं कहीं बाहर जाता था तो डोर के बीच में मैं एक पेंसिल की लीड फंसा के जाता था और आकर मैं वो पेंसिल की लीड निकाल लेता था, लेकिन आज वो पेंसिल की लीड टूटी हुई मिली। ड्यूक लाइट को बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली में से ही कोई ऊपर आया हो, तो जवाब में लाइट बोलता है कि अगर ऐसा होता तो वो लोग पेपर के पीस को वापस डोर के बीच में प्लेस ना करते। लाइट मार्केट से कुछ मैगजीन्स खरीदता है और रियोक को बताता है कि अब वो घर में एप्पल्स नहीं खा सकता, क्योंकि लोग उसे नहीं देख सकते लेकिन उसके हाथ में एप्पल्स को ज़रूर देख सकते हैं। I never told you this, but apples are to me what cigarettes and alcohol are to humans. Do you see what I'm saying? रियोक जो ह्यूमन वर्ल्ड में आकर एप्पल्स का एडिक्ट हो चुका होता है, लाइट की इस बात पर अपोज करता है। लाइट रियोक से बोलता है कि अगर तुम्हें एप्पल्स खाने हैं तो तुम्हें घर में लगे सारे कैमरास और वायर टैप्स को ढूंढना होगा और एक ऐसा स्पॉट ढूंढनी होगी जहां कैमरास ना हो। Yeah, a camera search. Sounds so interesting. एल और चीफ यागामी कंप्यूटर पे लाइट को देख रहे होते हैं, जो कि एडल्ट्स मैगजीन्स देख रहा होता है। एल चीफ यागामी से कहता है कि मुझे ये बात बड़ी ही अजीब लगी कि लाइट ने सिर्फ कुछ मैगजीन को छुपाने के लिए एक स्लिप का यूज करा। Oh, I have to find the cameras. दूसरी तरफ रियोक को घर में कैमरास मिलना शुरू हो जाते हैं। लाइट सोचता है कि कैमरास फिट करने का आइडिया एल का होगा, और क्योंकि एल उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है जो रे पेनबर की सर्विलेंस के अंदर आते हैं। डिनर के टाइम जब दोनों सस्पेक्ट फैमिली अपने अपने घर में टीवी देख रहे होते हैं, योजाकी बतारी को एक टेप ब्रॉडकास्ट करने का ऑर्डर देता है। उस टेप को ब्रॉडकास्ट करते ही टीवी पर एक न्यूज़ फ्लैश होती है, जिसके अकॉर्डिंग आईसीपीओ ने 1500 और इन्वेस्टिगेटर को कीरा केस के रिलेशनशिप में जापान भेजा है। लाइट अपने आप को थोड़ा काउंट डाउन करता है और कहता है कि अगर ये न्यूज़ सच है तो आईसीपीओ ने इस न्यूज़ को रिवील करके बड़ा ही बेवकूफ़ी वाला काम किया है।
क्योंकि अगर ये सच है तो आईसीपीओ को ये काम साइलेंटली करना चाहिए था, क्योंकि कीरा पहले भी कुछ एफबीआई एजेंट को मार चुका है और मेरे अकॉर्डिंग ये सिर्फ पुलिस का छोटा सा अटेम्प्ट है, ताकि कीरा इस न्यूज़ को सुनकर कोई बड़ा कदम उठाए और पकड़ा जाए। डिनर के बाद जब लाइट अपने रूम में जाता है तो रियोक उसे बताता है कि टोटल 64 कैमरा तो सिर्फ तुम्हारे रूम में ही लगे, क्योंकि रियोक एप्पल एडिक्ट होता है और उसने काफ़ी टाइम से एप्पल नहीं खाए होते हैं, इसलिए उसकी बॉडी में अजीब से सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे हाथ पाँव का मुड़ना और सिर के बल खड़े होना। Oh, the symptoms are starting! दूसरी तरफ लाइट कैमरा से बच के क्रिमिनल्स का नाम लिखने के लिए एक चिप्स के पैकेट में एक डेथ नोट का पेपर, एक पेन और एक मिनी टीवी सेट रखता है और अपने राइट हैंड से नॉर्मल स्टडीज करता है, जबकि अपने लेफ्ट हैंड से चिप्स खाने के बहाने क्रिमिनल्स का नाम लिखता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद लाइट मन में सोचता है कि अभी 40 सेकेंड बाद 2 क्रिमिनल्स मारे जाएंगे, जिनकी न्यूज़ कुछ देर पहले टीवी पर ब्रॉडकास्ट की गई थी, लेकिन एल के हिसाब से वो पढ़ रहा है और उसे न्यूज़ के बारे में कुछ नहीं पता, जिससे एल के सामने उसकी इमोशन प्रूव हो जाएगी और लाइट वो चिप्स का पैकेट डस्टबिन में फेंक देता है। रियोसाकी और चीफ यागामी सब कुछ देख रहे होते हैं, तभी वतारी आकर बताता है कि अभी अभी 2 क्रिमिनल्स की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, जिनकी न्यूज़ कुछ देर पहले टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुई थी। चीफ यागामी रियोसाकी से कहते हैं कि जब वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हुई थी तो लाइट अपने रूम में बैठ के पढ़ रहा था, और जहाँ तक मुझे पता है कि कीरा को क्रिमिनल्स को मारने के लिए नाम और फेस दोनों चाहिए होते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि लाइट कीरा ना हो। हाँ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी छोटे क्रिमिनल की न्यूज़ टीवी पर ब्रॉडकास्ट होते ही कीरा ने उसे मार दिया हो। और सेकेंडली, लाइट का बहुत ज़्यादा इनोसेंट बिहेव करने की वजह से रियोसाकी को अभी भी थोड़ा थोड़ा शक लाइट पे है। और एपिसोड के एंड में लाइट अपने घर से अपने मिनी टीवी जो कि $400 का होता है उसे गार्बेज ट्रक में जाते हुए देखता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट बनता है बॉस। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिस इज फुल्लू चीटा, सी यू, सायोनारा, पीस आउट।